हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 12th क्लास दिगंत भाग 2 यानी हिंदी का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। जिसके कहानीकार एक ये कहानी है, सॉरी आत्मकथा है। कहानी में कैसी कहानी है? आत्मकथा है, यानी कि स्वयं के ऊपर लिखी गई कहानी है। ओके, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने खुद के ऊपर ये कहानी लिखा है, यानी इनकी ये आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है। ओके, चलिए तो आज इस पाठ को शुरू करते हैं। देखो वो जूठन, क्या नाम है चैप्टर का? जूठन। नाम से ही पता चलता है कि जूठ क्या होला, सभी लोग पता है ना। कुछ खा लेते हैं, वो बच जाता है, कोई और खाता है तो उसके लिए क्या हो जाता है बाबू? वो जूठा हो जाता है। तो नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं इस कहानी में कुछ भाव छिपे हुए हैं, जो आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आज हमें समाज से परिचित कराने वाला है। समझिएगा ध्यान से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, आइए मैं थोड़ी सी कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक छोटी जाति के हैं। छोटी जाति समझ रहे ना? छोटी जाति, इनफैक्ट चलिए बता रहा हूँ तो चूहड़े इस चैप्टर में आएगा। चूहड़े जाति के हैं। तो चूहड़े जाति में जैसे जो लोग चमार लोग होते हैं ना, जैसे चमार, उनको चूहड़े जाति का लोग बुलाया जाता है। तो ये उसी जाति के थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो पहले के समाज में, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, अब तो ऐसा समाज नहीं रहा है और सभी लोग एकदम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। एक्चुअली हमें भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए। तो पहले के समाज में किस तरह से इनके साथ व्यवहार होता था, छोटी जातियों के साथ बड़ी जाति के लोग कैसे दुर्व्यवहार करते थे, क्या करते थे, आज हर चीज़ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बस अब ध्यान से बैठ जाइए और एक एक लाइन देखते चलिए। तो जूठन पाठ के रचयिता कौन है, कहानीकार कौन है? ये आत्मकथा है। क्या बाबू? आत्मकथा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस पाठ को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लेखक के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लेखक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। लेखक के बारे में आप लोग को जिसमें क्वेश्चन सर है ना, एकदम लाइन बाय लाइन, जिस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का जो भी लेखक परिचय होता है ना, उसी वीडियो में, समरी वाले वीडियो में रहता है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। एकदम जिस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, ठीक उसी तरह लाइन बाय लाइन पॉइंट कर करके लिखवा दिया जाता है। लेखक के बारे में अगर यहाँ पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम लेखक के बारे में न पढ़कर डायरेक्ट क्या शुरू करेंगे बाबू? कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप बस ध्यान से बैठ जाइए, अब एक एक लाइन बस देखते जाइए। देखिए, कुछ कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक रोज हेड मास्टर कलीराम, कौन सा राम? कलीराम, समझिएगा ध्यान से। कालीराम नहीं लिखल, कलीराम लिखल बा। ठीक है, एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, चूंकि ये आत्मकथा है तो जहाँ जहाँ मैं आएगा इसका मतलब वहाँ वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, यानी कि उनको बुला करके पूछा, क्या नाम है बे तेरा? क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। इन्होंने कहा ओम प्रकाश। मैं डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। हेड मास्टर इतना खतरनाक था ना कि देखते ही बच्चे क्या सहम जाते थे, डर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। पूरे स्कूल में, यानी स्कूल के सभी लोग, मास्टर, नौकर, वार्ड, जितने भी लोग थे, बच्चे, सभी लोग एकदम डरते थे। चूहड़े का है, चूहड़े यानी कि छोटे जाति, यानी कि चमार जाति का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, तेरा नाम क्या है बे? उसके बाद से क्या पूछते हैं? चूहड़े जाति का है। अब देखिए जात पूछ रहे हैं। तो बेचारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बोला, जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। टहनियाँ तोड़ और झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। अब देखिए, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा, और पूरे स्कूल को खूब बढ़िया से साफ कर दे जिस तरह से शीशा होता है। तेरा ये तो खानदानी काम है। अब देखिए बेचारे पे हंस रहे हैं, तेरा ये तो खानदानी काम है ना। अब देखिए, जा फटाफट लग जा काम पे, जा जल्दी जा काम पे लग जा। एक छोटा बच्चा स्कूल गया है पढ़ने के लिए, चूंकि वो छोटी जाति का है, और भी तो अन्य लोग हैं ना उसमें। उसको कलीराम बुलाता है और बोलता है किस जाति का है? जाति यहाँ पर पूछने की क्या जरूरत है? आप जरा सोचिए दिमाग से। नाम पूछ लिए काफ़ी, और आपको काम करवाना है तो बोल दीजिए आप ये काम कीजिए। जाति पूछ रहे हैं, उसके बाद से बोल रहे हैं तेरे खानदान का तो यही ना काम है, तुम लोग का यही ना काम है, काम कर। यानी पढ़ने गया है और आप उसको बोल रहे हैं कि आपका यही काम है, झाड़ू लगाना काम है। अब देखिए आगे, हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ किए, कमरे बरामदे सब साफ किए। तभी वे खुद चढ़कर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे।
इसके बाद पूरा मैदान भी साफ कर दें। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। जो मैदान था ना बहुत ही बड़ा था, बहुत ही लंबा चौड़ा था। मैंने बोल रहे थे कि इतना बड़ा था कि सोचिए मत, सुनिएगा। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी, यानी साफ किए थे बेचारे और उसकी कमर क्या हो गई थी, दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, सुनिएगा, धूल से चेहरा सिर पूरा का पूरा एकदम भर गया था, एकदम धूल ही धूल हो गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। जब कोई गारदा, जैसे जब कोई पड़ता तो घर द्वार झराता है ना, तो हम भी लोग पूरा धूल में एकदम लिपट जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह साफ किए थे ना, पूरा धूल उनके अंदर यानी मुंह तक, मुंह के अंदर भी घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी कक्षा में यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ये सफाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। अपने कमरे में बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देख रहे हैं कि साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिएगा, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, बस साफ कर, दिन भर साफ कर। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। आज तक घर में इतना ज़्यादा मेहनत का काम इतने लोगों के बीच कभी नहीं किया था बेचारा, जितना वो स्कूल में कर रहा है। चलिए, एक दिन की बात है, होता है, कोई बात नहीं। सर जी लोग बोल देते हैं, बच्चे काम कर देते हैं, आप लोग भी कभी कभी करते हैं, यानी आप हमेशा करते हैं एक्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है समझिएगा। दूसरे दिन स्कूल पहुँचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। वो तो इतना बड़ा है कि बाहरते बाहरते दिन भर लग जाएगा ना। दूसरे दिन भी वही काम हो रहा है, पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। एक छोटा बच्चा क्या सोच सकता है, मन में तसल्ली थी, चलिए कोई बात नहीं, आज भी झाड़ू लगा लेते हैं, कल से तो पढ़ने का मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गए, यानी सर के सामने नहीं गए, चुपचाप जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। कली राम हेडमास्टर जी आए और चिल्लाए, दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा कि शायद बुझाता फिर अब हमरे के लेकर जो है ना झाड़ू लगवाएंगे। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, माँ साहब ठीक बड़ा ना, सॉरी, माँ साहब वो बैठा है कोने में, माँ साहब वो बैठा है कोने में। अर्थात मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी उस छोटे बालक के लिए ही गए थे कि चल का करे झाड़ू लगाओ। अब देखिए, हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका, ला फेंका, चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन और यह तीसरा दिन है। अब देखिए आगे, बेचारा डरा बच्चा, छोटा बच्चा मास्टर साहब से यहीं लड़का डेरा जाला। सुनिएगा, भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। 3 दिन पहले जो झाड़ू बनाया था ना, वही उठाकर बाहर नहीं चला, और वो बोल रहे हैं कि मेरी तरह वो भी एकदम सूख कर झड़ रहे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, यानी कि बेचारे रोने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी, यानी सभी लोग मुझे देख रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। छोटे बच्चे किस तरह से बिलक बिलक कर रोते हैं और काम करते हैं, देखते हैं ना। जब कोई काम आपको करने का मन नहीं हुआ, घर वाले 2-4 लात कस के पीट के कोई काम करते, क्यों काम करते हैं ना। सुनिएगा ध्यान से, मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। वाह, मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए, यानी ठिठक गए, बोले अरे बेटा झाड़ू लगा रहा है। रुक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? मुंशी जी यो क्या कर रहा है? यानी कि अपने बेटे को वो मुंशी जी बोले। क्या बोले? मुंशी जी यो क्या कर रहा है? और ये इस तरह इसलिए बोले कि शायद हो सकता है कि पहले दिन में बेचारा झाड़ू लगा रहा है, कोई बात नहीं है, वो भी बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचिए तीसरा दिन है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा रो पड़ा, यानी वाल्मीकि जी रो पड़े। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। जब बच्चा रोएगा तो ज़रूर कोई ना कोई संदेह बाप के मन में होगा। वो उतरे और मैंने वो कहाँ चले आए? अपने लड़के के पास चले आए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो?
अरे रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ। अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा वो भी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक से बोल क्या हुआ। मेरी हिचकियाँ बंध गई थी, मेरी हिचकियाँ बंध गई थी, हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। ओह, अब आगे देखिए, पिताजी की आवाज़, सॉरी यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा और है। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थी। सुनिएगा, यानी हमेशा दूसरों के सामने एकदम कमान बन कर रहते थे, एकदम सीधा साधा रहते थे। और आज जब बेटे को देखते हैं झाड़ू लगाते हुए और वो भी मतलब बच्चा रोने लगता है। और सबसे मेन बात कि 3 दिन से लगातार उसे वही काम कराया जा रहा था और पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। समझिए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। अब देखिए, पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। जरा बताइए, बेचारे छोटे जाति के हैं, जरा सोचिए। तो हेडमास्टर ने गाली देकर उनके पिता से बात किया। ये बड़ा के ज़माना में पीटोट के सीधा कह दिया सकी ना जी, ध्यान दीजिएगा। तो हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ, नहीं होने वाला है, क्योंकि बेटे का सवाल है। बेटे तकलीफ में है, और जब बेटा तकलीफ में होता है तो बाप जो बड़े होते हैं, भाई क्या करते हैं पता है ना। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। चलिए यहाँ पे 2 नंबर मैं आपको बता दूँ। ये इनकी आत्मकथा बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं कहीं का थोड़ा थोड़ा अंश काट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 नंबर देखिए। अब ये दूसरी बात अब कहाँ चालू होती है, यहाँ पर डैश डैश, यानी कि इसके पहले भी कुछ बात लिखी गई है। यहाँ से, मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा, तगाओं का मतलब क्या बाबू, तो हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर का मतलब क्या होता है, मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह, ठीक है, मैं साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेश्वर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। जसवीर और जनेश्वर 2 भाई हैं, और एक बड़ा भाई सुखवीर तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। अब ये थोड़ा सा अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो हिंदू मुसलमान के घर काम करती है साफ़ सफाई का, और साथ ही साथ जहाँ मवेशियों को बांधा जाता है या फिर जहाँ मर्दों की बैठक खाना होती है वहाँ साफ़ सफाई करती है। और इस काम में मेरी बड़ी बहन और बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेश्वर 2 भाई क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं, यानी माँ के साथ ये लोग इतने लोग काम करते हैं। और एक बड़ा भाई ये सुखवीर, क्या नाम है बाबू, सुखवीर, ये इस बार के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बड़े भाई का नाम क्या है, तो सुखवीर। और बड़ा भाई सुखवीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता है, यानी जो उसको नौकरी लग गई है तगाव के, यानी कि हिंदू मुसलमान के यहाँ, ठीक है, किसी किसी घर के यहाँ। अब देखिए काम कैसे होता है। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस बैल, यानी गाय भैंस बैल मिलाकर 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी, यानी कि सभी घर 10-15 गाय भैंस तो रहबे करते हैं। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ड़ियों पर, कुड़ड़ी मतलब जहाँ कचरा वचड़ा कूड़ा उड़ा फेंका जाता है, उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। उपले गोहरा और पथला ना, उसी पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे, सुनिए 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। प्रत्येक घेर से जहाँ मवेशी जहाँ रहते थे ना, तो 5-6 टुकड़े क्या निकलते थे, गोबर निकलते थे, और उन्हें लेकर जाकर कहीं गांव से बाहर फेंकना पड़ता था कुरेड़ियों पर। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पत्ती यानी पाती पतईन, गन्ने यानी ऊख के सूखी पतई या फूस बिछाकर, फूस पेठारी उठारी भूसा बिछाकर रात भर मतलब बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी। जो पतैनियाँ थी ना और जो घास फूस था, 10-15 दिन बाद एक बार बदली जाती थी। उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी।
उसके ऊपर फिर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था, दुर्गंध से सिर पूरा घिन्ना जाता। जरा सोचिए, जहाँ पर काम करें वहाँ 10-15 मवेशी एक घर में रह रहे हैं। और ठंडे के दिन की यहाँ पे बात बताया जा रहा है, बहुत ही तकलीफ होता था, क्योंकि एक बार दलान में बिछा दिया जाता था पेठारी उठारी भूस वूस ऊख के पतईन तईन, उसी पे मवेशी रहते थे, हकते थे, मुतते थे, यानी जो भी है मैंने गोबर वोबर करते थे। और 15 दिन बाद उनको साफ किया जाता था। जरा सोचिए कितना मतलब दुर्गंध आता होता, कितना बदबू आता होगा। और ये यही लोग कर रहे हैं। अब आगे देखिए, इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 2 जानवर के पीछे, यानी 2 जानवर, जैसे नहीं होता 1 घंटा काम कीजिएगा तो 50 रुपये मिलेगा, तो 2 जानवरों, अगर मान लीजिए 10 गो जानवर है तो जैसे 2 जानवर के पीछे कितना मिल रहा है, तो 5 सेर अनाज मिल रहा है। तो इसी तरह से यानी लगभग 2.5 किलो, यानी 2 जानवर पर 5 सेर मिल रहा था। तो अब जिस तरह से जितने जानवर होंगे उस तरह से आप हिसाब निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है। हम कहानी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर, यानी 12 से 13 किलो अनाज। साल भर में जिसके घर 10 गो मवेशी होता था ना, तब 25 सेर अनाज मिलता था। जरा सोचिए, 12 से 13 किलो अनाज पूरे साल में मिलता था। वाह, जरा सोचिए, आज के समय में 12-13 किलो अनाज 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। और परिवार भी बड़ा है, देख रहे हैं ना, पिता है, बहन है, 2 भाई हैं, सुखबीर है, भाभी है। जरा आप समझ सकते हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। दोपहर देखिए, दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। अर्थात दोपहर के घर पर न जहाँ पे काम करते थे वहीं पे खाते थे। लेकिन ज़रा देख लीजिए, चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर, आटे में भूसी ने क्या बुझा, परथन, जब हमने के चलनी से चाल के निकाल देंगे सनू, वो भी उसी में मिला करके सान करके रोटी पकाया जाता था इनके लिए। सुनिएगा, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। कभी कभी जूठन भी, जो टोकरी लेकर जाते थे ना, मतलब खाने वाला या फिर जिसमें सामान उठाया जाता है, उसमें डाल दी जाती थी। जरा सोचिए, जूठन खाया हुआ, 2-4 रोटी बचल, ले खा जो। अब देखिए आगे, शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। जब शादी ब्याह का मौका होता था ना, तो अंदर सभी बाराती एकदम धूमधाम से नाच रहे हैं, खा रहे हैं खूब बढ़िया से, कुर्सी टेबल या फिर भुइयाँ बैठे हैं तो बढ़िया से बैठे हैं। वहीं गेट पर बेचारे ये जो लोग थे ना, बैठ कर इस तरह इंतज़ार कर रहे थे, क्या, तो खाने के लिए आए और खाना दे। जरा सोचिए, बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टुकड़े में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। ओह, बारात जब ख़त्म होता था ना, वो खाना पीना ख़त्म होता था, जो पत्तल में बचता था ना, वो उनके टुकड़े में डाल दी जाती थी और वो उन्हें कहाँ लेकर जाते थे, घर लेकर जाते थे। देखिए, पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पतल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी, यानी ये लोग खुश हो जाते थे। अब देखिए, जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। बेचारे इनका भोजन ही वही है, खाना ही वही है, जूठन। और जिस बारात में पतल सब साफ हो जाता था, सभी खत्म कर देते थे, उन क्या कहते थे, हैं खाली भूखड़ा के भरल सब पतल खा गए। जरा सोचिए, इनको उस जूठन को खाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। जरा देखिए, अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़ों ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीने खाते रहे। और कभी कभी किसी बारात में ढेरे जूठन, तो बड़े बड़े बूढ़े जो होते थे ना, जो होते थे, कहते थे, बाप रे, हुनकरा घरे बारात आई रहे तो इतना खाना मिल रहे कि महीना दिन ले खाते रहे सब। अब देखिए, आपको लगता होगा कि महीना दिन खाते रहते थे तो अरुआ जाता होगा, बसिया जाता होगा, तो कैसे खाते होंगे। तो यहाँ पे एक बात लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं। पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े, जो पूड़ी होला ना, पूड़ी एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पूड़ियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी।
बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगो कर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। ज़रा सोचिए, महीना दिन 15-20 दिन पहले, 6-6 महीना पहले का पूड़ी सुखा कर रख लिया जाता था, उबाल कर उस पर नमक और मिर्च छीट कर खाने का मज़ा आता था। अब देखिए, कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता है। गुड़ माने मीठा डालकर, लुगदी नहीं समझ, लपसी बुझा, लपसी, हाँ लपसी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे, जिसे सभी बड़े चाव से खाते। देखिए कितना बढ़िया, उनको लग रहा है कि यही हमारा भोजन है, चाव से खाते। लेकिन आज के समाज में ऐसा है? आज के समाज में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, और वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। आज सुनिएगा, आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी कह रहे हैं, आज जब मुझे वो सारी बातें याद आती हैं ना, द्वार पर बैठकर भोजन के लिए इंतजार करना और भोजन के बदले जूठन को मिलना है, और उसी को लेकर हम लोग खुश हो जाते थे। पूड़ी सुखा कर रखते थे, बरसात के दिनों में खाते थे। आज जब वो दिन याद आते हैं ना, तो कैसा जीवन था। ओह, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। समझिएगा ध्यान से। लेकिन फिर भी किसी को कोई शिकवा गिला नहीं था। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, यानी वाल्मीकि जब छोटे थे तो माँ के साथ जाते थे। माँ पिताजी का हाथ बटाने, यानी माँ पिताजी का हाथ बटाने जाते थे। तगाओं त्यागियों, सुनिएगा, तगाओं के यानी हिंदू मुसलमान और औरतें भी होते हैं, सुनिएगा, कि खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। यानी आज जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। समझिएगा, उसलिए बोल रहे हैं कि आज मैं जब ये सोचता हूँ कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता था उस टाइम, और आज जब सोचते हैं तो इनका दिल मतलब मचलने लगता है। ओह, क्या जीवन था। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। समझिएगा ध्यान से। आइए अब एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वाल्मीकि जी, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। याद रखिएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का पोते का नाम है सुरेंद्र सिंह। आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। यानी कि वाल्मीकि जी गांव में नहीं रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, और शहर में जब कोई अनजान आदमी जाते हैं तो वहाँ पे जो रहता है ना, उसी के पास जाते हैं। ठीक है, तो उनका पता लेकर आया और वहाँ पे रात में रुका था। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। वाह। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, कि उसकी बड़ाई हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। अर्थात बचपन में कुछ जरूर सुखदेव सिंह त्यागी के घर कुछ तो ऐसा हुआ है कि यानी बचपन की यादें उनको क्या करने लगी, सताने लगी। अब देखिए क्या हुआ है। सुरेंद्र, जो कि इंटरव्यू के सिलसिले में गया था, सुखदेव का नाती, सुनिएगा, अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। यानी शादी से 10-15 दिन पहले से लेकर यानी सभी काम घर के इनके माताजी और पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे किया था। सुनिएगा, बेटी का शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए, गांव भर की चारपाइयों को ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी का शादी है, यानी कि इनका इज्जत गांव भर का इज्जत है, किसी चीज़ की मैं कमी नहीं छोड़ने दूंगा। इसलिए ये वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे ना, इनके घर 10-15 दिन से इनकी माँ भी काम कर रहे थे। अब देखिए, बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे। इनके छोटी बहन का नाम क्या है? माया। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वो हमें भी खाने को मिलेंगे। बारात अंदर खा रही है, गेट के बाहर इस तरफ बाहर बैठे हुए हैं टोकरी लेकर, और इस उम्मीद में बैठे कि अंदर से बहुत बढ़िया महक था, शायद खाए को मिलेगा। सुनिएगा,
जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, अर्थात सभी लोग खा कर चले गए, जरा देखिए कितना समय लगा होगा, अभी भी ये लोग बाहर बैठे, इनको कुछ नहीं मिला है। या हो सकता है कि ये लोग जूठन अपना बटोर लिए हों, जिस तरह ऊपर दिखाया गया था कि जूठन बटोर को रखते थे। सुनिएगा, चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए, चौधरी जी इब तो सब खाना खा कर चले गए, वो अपनी भाषा में बोल रही हैं। महारे जागतों को भी एक पतल पर धर को दे दो, यानी कि मेरे बच्चों को भी और हमें भी तो कुछ पतल पर धर कर, यानी पतल पर रख के दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे ना। ज़रा सोचिए, माँ बाहर इंतज़ार कर रही है कि खाना मिलेगा, और अंत में जब चौधरी जी आ रहे होते हैं तो उनको देखकर बोलती है क्या कि हमें भी तो थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हमारे बच्चों को भी तो खाना दे दीजिए। वो भी लोग तो इसी ना दिन का इंतज़ार कर रहे थे, सभी लोग खाकर चले गए हैं। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टुकड़ों की तरफ इशारा करके कहा, टुकड़ा भर के जो जूठन ले जा रही है, अर्थात वो लोग जूठन ले लिए थे, जूठन बटोर लिए। तो सुनिएगा, उनके इशारा का जो टुकड़ा भर के ले जाता रही बोले जूठन, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, ऊपर से और ही तुझको खाना चाहिए, अपनी औकात में रह चूड़ी, अपनी औकात में रह चूड़ी। सुनिएगा ध्यान से, उठा टुकड़ा दरवाजे से और चलती बन। वो माँ जो 10-15 दिन से काम कर रही है, केवल 2-3 पत्तल, जरा सोचिए कितनी मतलब कितनी घटिया मानसिकता होगी उस समय की। अंदर 100 लोग खा रहे हैं, 100-200 लोग खा रहे हैं, उनके लिए खाना है, उसमें जूठा जो जूठा है वो बच रहा है, और बाहर मात्र 3 लोग बैठे हुए हैं, माँ, माया और वाल्मीकि जी। इनको देखिए किस तरह से धिक्कार कर, किस तरह से धक्का लगाकर भगाया जा रहा है, कितना गलत बात है। जरा सोचिए, इनके लिए खाना नहीं है तो बोल रहे हैं, और चोरी अपनी औकात में रहो, उठा टोकरी और दरवाजे से और चलती बन, चल भाग यहाँ से। 10-15 दिन से काम, हम तो आगे लगा देते हैं घर में। हाँ, है ना, जो भी है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे देखिए, अब तीसरा बात है, अब यहाँ पे कुछ और बात है, ठीक है। मैंने बोला था ना, ये इनकी आत्मकथा बहुत लंबी है, इसमें कहीं कहीं की बातें उठा करके दिया गया है कि आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। इससे क्या समाज पहले का कैसा था और आज का कैसा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, समझिएगा। अब देखिए सर, उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था, यानी कि अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहाँ हैं तो 9वीं कक्षा में है। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, यानी घर में पैसा कौड़ी की बड़ी कमी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे ही था। अर्थात ये सभी लोग जितने भी चूहड़े जाति के लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के घर पे काम कर रहे हैं, उनके घर मवेशी वैसी है, तो गाय भैंस भी तो मरते हैं ना, समझिएगा। तो जब गाय भैंस मरती थी तो उन्हें उठा कर ले जाने का काम भी इन्हीं का था, लेकिन जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। अब देखिए, जिनके घर जो काम कर रहे हैं उनके घर का यदि कोई पशु मरेगा तो उस पशु को ले जाकर उन्हें ही फेंकना होगा या फिर उन्हें ही कहीं लेकर जाना होगा, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोग की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। सुनिएगा, जिसका मवेशी मर जाता था ना, वो आकर कहाँ हो तुम लोग, चलो जल्दी मेरा, माने जिसके घर जो उसके घर काम कर रहा था उसके जाकर द्वार पर चिल्लाता था कि चलो जल्दी मर गया, उसको जल्दी से हटाओ वहाँ से, समझिएगा ध्यान से। देर होने पर गालियाँ भी बकता था, देर होने पर गाली भी देने लगता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर ही हो जाती थी, उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी, समझिएगा ठीक से। अकेले तो उठने का मान का है नहीं, घर की औरतें जाएंगे नहीं वो सब उठाने के लिए, तो मर्द ही न जाएंगे तो अगल बगल के लोग भी साथ मर के माने साथ जा करके उठाने का काम करते थे, समझिएगा। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ, इतने मेहनत श्रम साध्य इतने मेहनत का काम करने के बदले भी क्या मिल रहा है, केवल गाली मिल रहा है। सुनिएगा ध्यान से, केवल गालियाँ मिल रहा है। आज के ज़माने में तो भले मानते हैं कोई मवेशी मर जाता है तो उसको जेसीबी चाहे किसी भी तरीक़ा से उठा करके क्या किया जाता है, ले जाकर ऐसे फेंक दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, जो भी किया जाता है। लेकिन पहले ऐसे होता था, जरा समझिएगा, मवेशी को उठाना पड़ता था। कितनी भारी होते हैं मवेशी, जानते हैं आप? कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम,
कितने क्रूर, कितने निर्दयी समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम मेहनत का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब निर्धनता यानी गरीब लोग गरीब रहेंगे, अमीर लोग अमीर रहेंगे, यानी निर्धनता बरकरार रखने का ये उनका षड्यंत्र था, उनका साजिश था। अब देखिए, मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि जो पशु उठा कर लेकर जाते थे ना, उनको पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि जो घर के लोग होते थे क्या समझते हैं, चमड़ा तो बेचबे करे, समय पैसा निकलबे करे, समझिएगा। तो लेकर जो साथ में लोग जाते थे ना, उनको भी कुछ रुपये देना होता था चमड़ा बेचने के बाद। तो मिला जुला कर यानी 10 से 15 रुपये बचते थे। यानी जिसके घर के लोग जा करके पशु को हटाते थे, उनको मतलब 10-15 रुपये कमाई हो जाती थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था, ये कमी है, वो कमी है। सुनिए, कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। जो खाल यानी जो चमड़ा होता था, कट फट जाता था, वो बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। जैसे ही चमड़ा को मवेशी के शरीर से निकाल दिया जाता था, उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। अब देखिए आगे, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था, खराब हो जाती थी, तो इसलिए उस पर क्या किया जाता था, नमक लगाया जाता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, यानी मर गया, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। कुछ ही देर बाद जो ब्रह्मदेव था ना, हमारे घर पे क्या कर दी थी, खबर कर दी थी। अब आगे देखिए, पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे। यानी पिताजी घर पर नहीं है और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर। मुझसे बड़े भाई कौन है, यानी कि देखिए, वाल्मीकि जी से बड़े भाई कौन है, जनेश्वर है। इनसे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई कौन है, सुखवीर है। याद रखिए, सुखवीर सबसे बड़े भाई हैं। और वाल्मीकि जी से जो बड़े हैं ना, जैसे मान लीजिए हम और संदीप सर हैं, संदीप सर हमरा से बड़ा है, क्या हुआ, हमरा से बड़ा, समझिएगा ठीक से। तो जसवीर उस दिनों देहरादून में था मामा के पास। अब देखिए, माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे, घर पे तो कोई है नहीं। माँ परेशान है कि बैल का खाल उतारने के लिए किसे भेजे, और इन्हीं के घर के लोगों को जाना पड़े, ये तो मजबूरी है, क्योंकि जिनके घर वो काम करते थे उन्हीं का बैल मरा पड़ा था। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, यानी कि वाल्मीकि जी के एक चाचा थे, यानी उनकी माँ के देवर जी थे, उनसे बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वो खाल नहीं उतार पाएंगे, अकेले उनसे खाल नहीं उतरेगा, किसी को तो जाना चाहिए ना, चूँकि बैल खेत में ही मर गया है। सुनेगा, मैं उस समय स्कूल में था, यानी कि वाल्मीकि जी अभी स्कूल में थे। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया, यानी माँ ने हार पाच कर किसे बुला लिया, वाल्मीकि जी को बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। माँ नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा वैसा काम करे, वैसा घिनौना काम करे, लेकिन जो उससे 10-15 रुपए मिलने वाले थे, वो तो नहीं ना छोड़ सकती थी माँ। गरीब थे, तंगी था, क्या करते। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोल्हड़ महाकाम चोर, एकदम देह चोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशे यानी गाना बजाना में लगे रहते थे। मेहनत के काम से कतराते थे, एकदम पकिया देह चोर थे। अब आगे देखिए, माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े, यानी जानवर आकर उन्हें न खाने लगे। अब देखिए, चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा ने खाल उतारना शुरू कर दिया, मैं इनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी, यानी कि जितना बेहतर तरीके से जो पिताजी, यानी इनके पिताजी, वाल्मीकि जी के पिताजी चमड़ा उतारने का काम करते थे ना, चाचा उतना बढ़िया से काम नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा जी थक कर क्या करने बैठ गए, बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतार।
अकेले तो शाम तक नहीं उतरेगी। एक काम करते हूँ, खाल उतार, अकेले तो सामने ना उतरी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। पहली बार वो काम करने गए हैं, देखिएगा। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। चाचा बताते गए थे, मैं खाल उतारता गया था। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। बताइए, 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अभी और ये काम में गए हैं। मैं स्वयं ही किसी दलदल में फंस रहा था जहाँ से मैं उबरना चाहता था। मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता था, मैं निकलना चाहता था, लेकिन उसमें देखिए हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे, लेकिन हालात उन्हें उसी ओर लेकर जा रहे थे जिस ओर वो नहीं जाना चाहते थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। उस दोपहरी में, उतनी गर्मी में चाचा के साथ मैं जिस तरह से वहाँ पे खड़ा था ना, आज भी मुझे वो याद है। अब देखिए, जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। जैसे जैसे खाल उतर रही थी ना, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतरने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। यानी ज़मीन पर फैला दिया तो उस पर खून भी तो लगेगा ना भाई। उसको ज़मीन ने क्या किया था? सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ा था। जब तक में भारी बोझा ले लेते हैं तो खूब स्पीड में चलते हैं, अपने मन गुड़वा स्पीड में चलता है। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। लो, अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं कहा कि अब काम पर बाप रे हम थक गए बनी, अब एजा से आगे ते लेके जाओ। कहाँ? तो बसेड़ी जाने वाले बस अड्डे तक वो लोग क्या हो गए थे, तो पहुँच चुके थे। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। चाचा, स्कूल के छुट्टी हुई, कौन दोस्त देखी तो का हो, ले चलो तू तने खाली रोडवा पार करा दो, स्कूलिया पार करा दो, समझिएगा ठीक से। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। यानी उठाकर ना आप ही लेकर चल, रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता था। यानी उस भीड़ से मैं किस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। अब देखिए, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी यानी कोई दोस्त न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है सर, छोटे बच्चों को अंदर, या फिर आप लोग हैं ना, आपके अंदर क्या बनी रहती है कि लाज शर्म बनी रहती है कि कोई काम जो नहीं करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं, मेरा दोस्त देखेगा तो क्या कहेगा। ऐसा सभी के मन में होता है, लेकिन कोई बात नहीं सर, घर का काम होता है, करने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, चाहे कोई भी काम। आगे देखिए, घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। यानी घर तक पहुँचते पहुँचते वाल्मीकि जी थक गए थे, उनकी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिर गई। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था, क्या करने के लिए? बस्ती तक पहुंचने के लिए। यानी खाली पहुँचे खाते कोनो दोस्त भेटा मत जा सो, इसी तरह छुप छुपा कर घर पर वो आए हैं। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, यानी पूरा शरीर गंदा पड़ गया था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, सुनिएगा, बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, सुखबीर की जो बड़े भाई है ना, माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। वाह, इनसे ये न कराओ, याद रखिएगा, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जरा सोचिए। भाभी माने भाभी का स्नेह देखिए अपने देवर के लिए, माने इनसे ये मत कराओ, भले भूखे रह लेंगे। ओह, भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। यानी भाभी है जो उनके लिए मोटिवेटर का काम कर रही है, समझिएगा। यानी उनको मोटिवेट की थी, इन्हें मत घसीटिए। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ। अब अंत में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं, घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं, समझिएगा ठीक से।
यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की खत्म होती है। आपने देख लिया ना वो किस तरह से एक समाज में छोटे और बड़े के बीच भेदभाव किया जा रहा है। एक्चुअली अब तो सब चीज़ मेंटेन हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कुछ है। बड़े जाति के लोग छोटे जाति को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ है। लेकिन बीच में एक बात लिखा था, आपको मैं याद दिला दूं, एक बार और पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि जो लड़का गया था ना उनके घर, कौन, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, वो देख रहे हैं ना उनके घर ही खाना खा रहा है। जो कभी उसकी माँ को गेट पर इंतजार करना पड़ रहा था, उसको मतलब बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। जरा सोचिए, और आज का समय बदल चुका था। ये कहानी है। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। एक दिन सबको मर जाना है, बस यही दिमाग में चलना चाहिए। समझ में आया? तो खूब बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।